हेलो फ्रेंड्स, फिनिक्स स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक सुधारक का जेनेसिस, शुरुआती जीवन और जिनसे वो बने उसके बारे में। राजा राम मोहन राय भारतीय इतिहास में एक मॉन्यूमेंटल फिगर हैं। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है। आज मई 22, 2025 को हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। उनकी लाइफ और काम ने सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नई सुबह की शुरुआत की। उन्होंने पुराने इंडियन ट्रेडिशंस और मॉडर्न वेस्टर्न सोच के बीच की खाई को पाटने के लिए टायरलेसली काम किया। रॉय का विजन एक ऐसे इंडिया का था जो सोशल इविल्स और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन से आजाद हो। उनके एफर्ट्स ने आने वाली सदियों में इंडिया की प्रोग्रेस के लिए क्रूशियल ग्राउंड वर्क तैयार किया। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट और फॉरसाइट वाले इंसान थे। राम मोहन राय का जन्म में 22, 1772 को राधानगर गांव में हुआ था। यह गांव बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली डिस्ट्रिक्ट में था। उनका परिवार कुलीन ब्राह्मण कास्ट से था, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड लिनेज था। लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कॉम्प्लेक्स था। कुछ मेंबर्स बंगाल के नवाबों के यहां काम करते थे। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन पटना में ली, जहां उन्होंने पर्शियन और अरेबिक पढ़ी। बाद में वो संस्कृत सीखने और हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने बनारस गए। इस डाइवर्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एजुकेशन ने उनके वर्ल्ड व्यू को बहुत गहराई से शेप किया। उन्होंने कई लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल की, जो उनके रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के लिए टूल्स बनी। उनका अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स से अर्ली एक्सपोजर बहुत इंस्ट्रूमेंटल था। पटना में उन्होंने इस्लामिक थियोलॉजी और सूफी मिस्टिक्स के कामों का गहरा अध्ययन किया। इस मोनोथिस्टिक सोच से एक्सपोजर ने उनकी बात की रिलीजियस फिलॉसफी को काफी इन्फ्लुएंस किया। बनारस में उनकी पढ़ाई ने उन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स, खासकर वेद और उपनिषद को क्रिटिकली एग्जामिन करने का मौका दिया। वो वेदांत के मोनोथिस्टिक और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स से बहुत इंप्रेस्ड थे। रिलीजन्स की इस कंपैरेटिव स्टडी ने उन्हें ईश्वर की एकता में विश्वास दिलाया। उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पॉलिथीज्म और आइडोलेट्री से प्यूरिफाई करने की कोशिश की, जिन्हें वो बाद में आई बुराइयां मानते थे। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने कई कैपेसिटीज में काम किया, जिसमें वुडफर्ड और डिग्बी के पर्सनल दीवान के तौर पर भी। यह पीरियड 1803 से 1814 तक उन्हें इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया। उन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फर्स्ट हैंड नॉलेज मिला। उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के कामकाज और वहां के इंटेलेक्चुअल करेंट्स को भी देखा। इन एक्सपीरियंसेस ने इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज के बारे में उनकी समझ को और शार्पन किया। इनसे उन्हें समाज की अंदरूनी गिरावट और बाहरी कॉलोनियल एटीट्यूड्स दोनों को इफेक्टिवली चैलेंज करने के लिए जरूरी इंसाइट्स मिली। राह दिखाते हुए इंडियन रेनेसां में मुख्य काम और योगदान। राजा राम मोहन राय को इंडियन रेनेसां का एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माना जाता है। इस दौर में सोशल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण जागृति आई। रॉय ने रीजन और ह्यूमैनिज्म के कॉज को चैंपियन किया। उनका मानना था कि इंडिया को अपनी पुरानी बुद्धिमत्ता के एसेंस को बनाए रखते हुए मॉडर्न साइंटिफिक सोच को अपनाना होगा। उनके एफर्ट्स हिंदू समाज को अंदर से रिफॉर्म करने की दिशा में थे। उनका मकसद उन प्रैक्टिसेस को खत्म करना था जिन्हें वो इरैशनल या ऑप्रेसिव मानते थे। उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न लर्निंग के सिंथेसिस की वकालत की। उनके काम ने देश भर में थिंकर्स और रिफॉर्मर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उनके इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत वास्ट और इंपैक्टफुल थे। 1803 से 04 में उन्होंने अपना पहला ट्रीटाइज तुहफत उल मुवाहिदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, पब्लिश किया। यह पर्शियन काम, जिसमें अरेबिक प्रीफेस था, मोनोथिज्म के पक्ष में था और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की आलोचना करता था। बाद में उन्होंने कई उपनिषदों का बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उन पर कमेंट्रीज लिखी। उनका मकसद हिंदुइज्म की कोर फिलोसफिकल टीचिंग्स को आम लोगों तक पहुंचाना था। इन पब्लिकेशंस ने उस समय की रिचुअलिस्टिक और पॉलिटिस्टिक प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। उन्होंने एक सुप्रीम बीइंग की पूजा पर जोर दिया, जैसा कि पुराने स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। उनका मानना था कि यही सच्चा रास्ता है। उनकी रिफॉर्मिस्ट जर्नी में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। यह एसोसिएशन फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म बना। यह सोशल रिफॉर्म्स की वकालत करने का भी एक फोरम बन गया।
आत्मीय सभा के मेंबर्स ने आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी और मीनिंगलेस रिचुअल्स के खिलाफ कैंपेन किया। इस सोसाइटी ने ब्रह्मो सभा की नींव रखी, जिसे 1828 में फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया। ब्रह्मो सभा, बाद में ब्रह्मो समाज, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म के लिए एक पावरफुल मूवमेंट बन गया। इसने मोनोथिज्म, रैशनलिज्म और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया, जिसने मॉडर्न इंडियन सोच को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। रॉय मॉडर्न एजुकेशन के एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे। उन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस के लिए वेस्टर्न साइंसेज और इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को पहचाना। उनका मानना था कि इंडियन सोसाइटी को रिवाइटलाइज करने के लिए एक मॉडर्न करिकुलम जरूरी है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश करने में डेविड हेयर को एक्टिवली सपोर्ट किया। यह इंस्टीट्यूशन बाद में मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। उन्होंने 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की भी स्थापना की। उनका विजन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो इंडियन और वेस्टर्न नॉलेज के बेस्ट को कंबाइन करे। इससे इंडियंस दुनिया के साथ बराबरी पर एंगेज करने के लिए एम्पावर होते। बदलाव का चैंपियन, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए दोहरा संघर्ष। राजा राममोहन राय ने इंडियन सोसाइटी में गहराई तक जमे सोशल इविल्स के खिलाफ टायरलेसली लड़ाई लड़ी। उनका अप्रोच अक्सर एक दोहरी लड़ाई वाला होता था। एक तरफ उन्होंने इंडियन सोसाइटी के अनऑर्थोडॉक्स सेक्शंस का सामना किया। उन्होंने हार्मफुल ट्रेडिशंस और ऑब्सक्योरेंटिस्ट बिलीफ्स के प्रति उनकी पकड़ को चैलेंज किया। दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज के साथ एंगेज किया। उन्होंने इन सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाने के लिए उन्हें मनाया। इस डुअल स्ट्रेटेजी के लिए बहुत हिम्मत, इंटेलेक्चुअल प्रोवेस और डिप्लोमेटिक स्किल की जरूरत थी। उन्हें काफी ऑन पोजीशन का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने कन्विक्शंस पर डटे रहे। उनका सबसे सेलिब्रेटेड और इंपैक्टफुल कैंपेन सती प्रथा जैसी भयानक प्रैक्टिस के खिलाफ था। इस कस्टम में एक विधवा को उसके मरे हुए पति की चिता पर जला दिया जाता था। रॉय इस क्रूर रिचुअल का शिकार होने वाली महिलाओं की दुर्दशा से बहुत दुखी थे। उन्होंने सती की निंदा करने के लिए पावरफुल इमोशनल और स्क्रिप्चरल आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि इस प्रैक्टिस को पुराने हिंदू टेक्स्ट्स में कोई सैंक्शन नहीं था। उनके राइटिंग्स, पब्लिक डिबेट्स और पिटिशंस के जरिए उनकी रिलेंटलेस एडवोकेसी ने काफी पब्लिक अवेयरनेस पैदा की। उनके एफर्ट्स का नतीजा बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 के रूप में निकला, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पास किया, जिसने सती को इल्लीगल और पनिशेबल घोषित किया। सती के अलावा रॉय महिलाओं के राइट्स और एम्पावरमेंट के जबरदस्त हिमायती थे। उन्होंने बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, जो समाज में बहुत फैला हुआ था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अर्ली मैरिज लड़कियों की हेल्थ और एजुकेशन के लिए हानिकारक थी। उन्होंने पर्दा सिस्टम की भी निंदा की, जो महिलाओं को उनके घरों तक सीमित रखता था और उनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन को कम करता था। रॉय ने महिलाओं की एजुकेशन और प्रॉपर्टी में उनके अधिकार की वकालत की। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रोग्रेस उसकी महिलाओं के स्टेटस और आजादी से जुड़ी होती है। उनके व्यूज अपने समय के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव थे। रॉय ने रिजिड कास्ट सिस्टम पर भी जबरदस्त हमला बोला। वो कास्ट डिस्टिंक्शंस को नेशनल यूनिटी और सोशल प्रोग्रेस में एक बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी और अनजस्ट था। उन्होंने बड़े बड़े और मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स, कर्मकांड की भी आलोचना की। उनका मानना था कि ये रिचुअल्स अक्सर आम लोगों का शोषण करते थे और उन्हें सच्ची स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भटकाते थे। उन्होंने पूजा के एक सिंपलर, ज्यादा रैशनल तरीके की मांग की। उन्होंने इक्वालिटी और रीजन पर आधारित समाज के लिए अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उपनिषदों के फिलोसफिकल टेनेट्स का सहारा लिया। हमेशा गूंजती आवाज, जर्नलिज्म, चैलेंजेस और स्थायी विरासत। राजा राममोहन राय ने पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में प्रेस की जबरदस्त ताकत को पहचाना। वो इंडियन जर्नलिज्म के पायनियर बने। उन्होंने अपने आइडियाज फैलाने के लिए कई न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स लॉन्च और एडिट किए। 1821 में उन्होंने बंगाली वीकली संवाद कौमुदी द मून ऑफ इंटेलिजेंस शुरू किया। यह पब्लिकेशन सोशल और रिलीजियस इश्यूज पर डिस्कस करता था और पॉलिटिकल मामलों पर भी बात करता था। अगले साल 1822 में उन्होंने पर्शियन वीकली मिरात उल अखबार मिरर ऑफ न्यूज लॉन्च किया। इन जर्नल्स के जरिए उनका मकसद पब्लिक को एजुकेट करना,
सोशल इविल्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और अनजस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज की आलोचना करना था। उन्होंने प्रेस फ्रीडम के कॉज को चैंपियन किया। उनके रेडिकल रिफॉर्मिस्ट आइडियाज पर जाहिर है कड़ी आलोचना हुई। हिंदू समाज के अनऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ने उनके विचारों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने उन पर ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को अंडरमाइन करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वो इंडियन कल्चर और रिलीजन को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। रॉय लेकिन इन क्रिटिसिज्म से घबराए नहीं। उन्होंने अपने आलोचकों को वेल रीजन्ड आर्गुमेंट्स के साथ जवाब दिया, अक्सर हिंदू स्क्रिप्चर्स से खूब हवाले देते हुए। उन्होंने मेंटेन किया कि उनके रिफॉर्म्स का मकसद हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना और उसके सच्चे, रैशनल और मोनोथिस्टिक फाउंडेशंस को रिस्टोर करना था। वो इंडिया की पुरानी फिलोसफिकल ग्लोरी का रिवाइवल चाहते थे, वेस्ट की अंधी नकल नहीं। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की एक सिग्निफिकेंट जर्नी पर निकले। उन्होंने मुगल एम्परर अकबर II के एनवॉय के रूप में ट्रैवल किया, जिन्होंने उन्हें राजा का टाइटल दिया था। उनका मिशन एम्परर के अलाउंस में बढ़ोतरी के लिए उनकी बात रखना था। मोटे तौर पर उनका मकसद ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इंडियन इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करना था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंडियंस के राइट्स की वकालत की। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के सामने मेमोरियल सबमिट किए और गवाही दी। गैप 2S। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड में उनकी हेल्थ बिगड़ गई और सितंबर 27, 1833 को ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। उनकी मौत इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस थी। उनके असमय निधन के बावजूद राजा राम मोहन राय की लेगसी बनी रही। ब्रह्मो समाज, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए एक पावरफुल फोर्स बना रहा। उनके काम को देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और केशव चंद्र सेन जैसे प्रोमिनेंट फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की एक्टिविटीज को बढ़ाया, इसके मैसेज को इंडिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। रॉय के रीजन, ह्यूमैनिज्म, सोशल जस्टिस और मॉडर्न एजुकेशन पर जोर ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रुख को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने सचमुच एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव इंडिया की नींव रखी और उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस आज भी जनरेशंस को इंस्पायर